सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां आप लोगों को और आपके परिवार वालों को। और ये दिवाली आप लोगों के जीवन में एक नई खुशी लेकर के आए, यही मैं शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं कि आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीटेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम जानते हैं कि सीटेट 2022 दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 30 तारीख से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 24 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट होगी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की। उसके बाद दिसंबर 15 के से और जनवरी 15 के बीच में इसके पेपर होने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों के सामने कंटिन्यूअसली कोई ना कोई वीडियो लेकर के आता हूँ सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लगातार ये मेरी आज 5वीं वीडियो है दोस्तों। और इससे पूर्व मैं 4 वीडियो ला चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस का अनुसरण नहीं किया है तो एक बार उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ सीडीपी और हिंदी की क्लासेस भी आप लोगों की लगातार चल रही है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की पहली क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि इतिहास में तिथियों के साथ बीसीई प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन कि बीसी या बीसीई। ठीक है, तो यहां पर आता है, ऑप्शन है बिफोर क्रिश्चियन एम्पायर, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट एंटिटी, बिफोर सेंचुरी एरा। तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को लगती है, लेकिन इतिहास में जो तिथियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो किया जाता है बिफोर कॉमन इरा। इसको कहा जाता है बिफोर कॉमन इरा, बीसीई। ठीक है, बिफोर कॉमन इरा, यानी कि ये क्रिश्चियन से संबंधित है और जो ईसा मसीह का जो जन्म से पूर्व की बात को माना जाता है। ठीक है, तो बिफोर कॉमन एरा इसो इसे कहा जाता है। ये चीज आप लोग क्लियर अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कॉमन एरा क्या है? व्हाट इज कॉमन एरा? ठीक है, तो आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, या क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो देखिए दोस्तों, कॉमन एरा क्या है? क्रिश्चियन एरा था ये, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है ये। ठीक है, और जब ये अब ये पूरे अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है दोस्तों, तो आजकल हम इसी को मानते हैं क्रिश्चियन एरा या फिर कॉमन एरा के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां है, तो ऐतिहासिक स्थल किसे कहा जाता है ये कह रहा है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, ये इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल वह होता है जहां पर अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कि जहां पर अतीत यानी कि जो घटित हो चुकी हैं जो घटनाएं, उनसे रिलेटेड स्मृति या शेष अवशेष मिलते हैं, उसे ही ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य या हिंदी साहित्य। तो ये विज्ञ है दोस्तों कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जो साहित्यिक स्रोत होता है वो संस्कृत साहित्य हो जाएगा, क्योंकि वेद पुराण उपनिषद से ही हमें प्राचीन भारत के इतिहास की तमाम सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो संस्कृत साहित्य ही प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, प्राचीन जो हस्तलिपियां थी उनके संदर्भ में जो सही नहीं है, तो ये प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। तो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी दोस्तों हस्तलिपियां। वे जिन काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल के लिए मुख्य स्रोत है, बिल्कुल उस काल की मुख्य स्रोत रही है वे हस्तलिपि थी और उनको बाद में मुद्रित भी किया गया था। ठीक है, तो कई हस्तलिपियों को मुद्रित किया गया है दोस्तों। ठीक है, और कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर नहीं उकेरी गई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसके लिए गलत ऑप्शन हो गया और ये इसके लिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप
आपको बताना था कि प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में जो चीज सही नहीं है, तो कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, तो ये बात सत्य नहीं है, ताड़पत्रों पर ही लिखी जाती थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ठीक है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त पाए जाते हैं। तो मेहरगढ़ एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर चावल के अवशेष भी मिले थे और खेती पशुबाड़ी के अवशेष भी मिले थे। साथ ही अभी वर्तमान पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं? तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या जम्मू और कश्मीर। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में जो नगर मिले हड़प्पा सभ्यता के, वो है आपका गुजरात दोस्तों। याद रखेंगे, गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के नगर मिले थे उत्खनन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भौगोलिक अध्ययन में सेल शब्द से क्या तात्पर्य है? बहुत बार पूछा जाता है, ये भूगोल का क्वेश्चन आ गया सामने कि सेल शब्द से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मिट्टी के नरम एवं छोटे छोटे कण, मिट्टी के कठोर एवं छोटे छोटे कण, मिट्टी के कठोर एवं बड़े बड़े कण, समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप भूपटल पे देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, बहुत सारी चीजें बनी हुई है और उनके अंतर्गत आपको खनिज पदार्थ वगैरह वगैरह मिलते हैं। तो समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना हुआ है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, समस्त पदार्थ जिनसे भूपटल बना हुआ है उससे ही हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सी है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सियाल कहा जाता है, सियाल। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कहां पर? भूपर्पट्टी पर। ठीक है, भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है दोस्तों वो है आपकी धातु, और यहां पर पूछी गई है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु पूछी गई है दोस्तों, और सिलिकॉन है आपकी अधातु। अधातु धातु क्या होती है? जिनमें क्या होता है? विद्युत के जो सुचालक होते हैं धातु कहलाती है, और जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि जो विद्युत के कुचालक होते हैं, वो अधातु कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो सिलिकॉन में विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसलिए सिलिकॉन क्या है? अधातु है दोस्तों। ठीक है, तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो आप कहेंगे सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग कि सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है भूपर्पट्टी पर। ठीक है, और दोनों ही तत्व के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गुटेनबर्ग वही चर्च असांतत्य, यानी कि ये कह सकते हैं दोस्तों कि गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है, या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसे पृथक करता है? तो गुटेनबर्ग का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन है क्रूड तथा मेंटल को, पटल तथा मेंटल को, आंतरिक क्रूड तथा बाहरी क्रूड को, बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल को। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप क्लियर हो जाइएगा, ये आपने पृथ्वी की अंदर की संरचना देखी है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से इसको काट दूं तो ये कोर वाला पोर्शन है, ये मेंटल वाला पोर्शन है, और ये ऊपर क्रस्ट वाला पोर्शन है। तो ठीक यहाँ पर जब कोर और मेंटल के बीच में, ठीक है, जहां पर से इनकी सीमाएं खत्म और शुरू होती हैं, वहां पर जब तरंगे चलती हैं तो उनमें क्या आ जाती है? डिसकंटिन्यूटी आ जाती है कहीं ना कहीं। और जब यहाँ पर से भी जाती है तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी आती है। ठीक है, तो जब कोर, ये सबसे अंदर वाला कोर और बीच वाला मेंटल है दोस्तों। ठीक है, कोर और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आती है उसकी खोज की थी गुटेनबर्ग जी ने। तो इसीलिए इसको बोला जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग वेइचर्ट। ठीक है, ये असांतत्य कई शब्दों के, तो गुटेनबर्ग आप याद रख लीजिए, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये करेगा आपका कोड और मेंटल को
पृथक करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, गुटेनबर्ग। और अगर यहीं पर आ जाए आपका कि आपका पटल, भूपटल और मेंटल के बीच में कौन है, तो वो है आपका मोह, मोह असंबद्धता। और यहां पर आ जाएगा आपका गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, तो गुटेनबर्ग याद रखेंगे दोस्तों, कोर और मेंटल के बीच को पृथक करता है गुटेनबर्ग, और मेंटल और भूपटल को अलग करेगा आपका मोह असंबद्धता। याद रखेंगे इस चीज को। तो क्रूड और मेंटल को अलग करेगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मोह असांतत्य किसे कहा जाता है, या फिर मोह असंबद्धता किसे कहा जाता है? तो यही चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे अंदर वाला है क्रूड, ठीक है, ये है आपका मेंटल, ठीक है, मेंटल, मेंटल, और ये है आपकी भूपर पट्टी यानी कि पटल। ठीक है, भूपर पट्टी या पटल। ठीक है, यहां पर डिसकंटिन्यू होगा, यहां पर डिसकंटिन्यू होगा, यहां पर यानी कि कोर और मेंटल के बीच में जब डिसकंटिन्यूटी होगा उसे बोलेंगे गुटेनबर्ग। याद रखेंगे, गुटेनबर्ग। ठीक है, और यहां पर जो मेंटल और पटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कहते हैं मोह असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। तो मोह असांतत्य किसे पृथक करेगा, तो मेंटल और पटल को, यानी कि पटल तथा मेंटल को करेगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, सीटेट हो या फिर किसी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा किसी भी राज्य की हो। ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? आपको पता है दोस्तों, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना है उसको पदार्थों या तत्वों के मिश्रण के बनने के हिसाब से वो किया गया है, क्या विभाजित किया गया है। सबसे अंतर जो कोर होता है, इसको कहा गया था, इसको कहा गया था निफे। क्या कहा गया था, निफे। ठीक है, जो सेकंड मेंटल वाला जो पोर्शन है, बीच वाला, मेंटल वाले को कहा गया था सीमा। ठीक है, और जो सबसे बाहरी भूपर पट्टी है, ठीक है, इसे कहा गया था सियाल, सियाल। ठीक है, यानी कि सियाल का मतलब हो गया सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भूपर पट्टी पे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। मेंटल वाले पोर्शन में सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। और जो कोर वाला जो पोर्शन है, तो निफे, एन ई का मतलब हो गया निकल और एफ ई का मतलब हो गया फेरस यानी कि लोहा। ठीक है, निकल और लोहा कोर वाले लेवल में पाए जाएंगे। तो ये सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ को विभाजित किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है डी, स्वेस ने। स्वेस वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम था स्वेस। स्वेस ने सियाल, सीमा और निफे के नाम से भूगर्भ को क्या किया था, विभाजित किया था। इस चीज को आप लोग क्लियर रख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। एस्ट्रॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, यानी कि क्षुद्र ग्रहों की जो बेल्ट है वो किन ग्रहों के बीच में स्थित है? आपने सुना होगा। ठीक है, ये सूर्य है, और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, ये सारे ग्रह क्या करते हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से चक्कर लग रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो ये मंगल वाला ग्रह और बृहस्पति वाला ग्रह है दोस्तों, इनके बीच में कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो जो कि सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा कर मंगल और बृहस्पति के मध्य ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉयड कहा जाता है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट भी यहीं पर पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति एवं मंगल, ऑप्शन नंबर डी। बृहस्पति और मंगल के मध्य एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यानी कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। टेथिस सागर नामक भूसंतति के दक्षिणी तट पर निम्न में से कौन थे? ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, टेथिस सागर, जहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था वहां आज क्या है, हिमालय पर्वत है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, उससे पूर्व क्या हुआ और हिमालय कैसे हुआ था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में एकमात्र महाद्वीप था, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, आपको पेंथा पेंजिया, इसका नाम था पेंजिया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पर। पेंजिया प्राचीन काल में मात्र एकमात्र क्या था, एकमात्र महाद्वीप था, यानी कि एक भूमि का खंड था जिसका नाम था पेंजिया। इसके चारों ओर समुद्र ने
घेरा बना रखा था। ठीक है, एकमात्र महासमुद्र था या फिर समुद्र कह सकते हैं, महासागर था, जिसका नाम था पैंथालासा। क्या था? पैंथालासा दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों। तो प्राचीन काल में एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? पेंजिया। और एकमात्र महासागर का नाम क्या था? पैंथालासा। अब क्या हुआ, जब इसकी स्टडी की गई तो इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, जो उत्तरी वाला जो छोर था दोस्तों, यानी कि अगर ये विषुवत रेखा डाल दी मैंने, तो जो ये उत्तरी गोलार्ध वाला जो पोर्शन है, उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र को क्या कहा गया था? अंगारा लैंड। क्या कहा गया था? अंगारा, अंगारा लैंड। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा गया था? गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो क्या थे? दो गोलार्ध थे। उत्तरी गोलार्ध को अंगारा लैंड और दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया या कहें अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका वाला पोर्शन या दक्षिण अमेरिका वाला पोर्शन, ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड में थे। और अंगारा लैंड में था आपका यूरोप, यूरेशिया कहा जा सकता है, एशिया का पूर्वी भाग यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग, तो इन तीनों को मिलाकर के बनता है लॉरेशिया। तो लॉरेशिया वाला पोर्शन था। भारत भी आपका गोंडवाना लैंड में था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो ऑस्ट्रेलिया वाली जो बेल्ट थी वो ऊपर को खिसकी। ठीक है, तो उससे जो तैथिस सागर जो था वो दब गया और वहां पर एक क्या हो गया? पर्वत का निर्माण हो गया, जो कि हिमालय पर्वत बना। तो ये यही कह रहा है कि तैथिस सागर नामक भू संतति के दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में, ठीक है, कौन सा निम्न में से कौन सा तट था? तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दक्षिण में कौन सा तट था। दक्षिणी तट को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका? गोंडवाना लैंड याद रखेंगे आप लोग। उत्तरी तट को अंगारा लैंड कहा जाता है। एकमात्र महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता है। और दोस्तों एकमात्र महासागर को क्या कहा जाता है? पैंथालासा कहा जाता है। तो यहां पर से दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। एंडीज पर्वत किसका एक उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत आप लोगों ने देखा होगा, एक नया प्रकार का पर्वत है। तो अवशिष्ट पर्वत का, भ्रंशोस पर्वत का, वलित पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का? तो एंडीज पर्वत भी दोस्तों एक प्रकार का क्या है? वलित पर्वत है, फोल्डेड पर्वत। कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है जिसमें क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं। ठीक है, फोल्डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। ज्वालामुखी विहीन कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किलिमंजारो कहाँ की एक मृत ज्वालामुखी है? आपको पता होना चाहिए, एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। और दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है किलिमंजारो। ठीक है, तो ये कहां पर है? ऑप्शन है मोजाम्बिक की, मेडागास्कर, इथोपिया या तंजानिया। तो दोस्तों जो किलिमंजारो जो पर्वत शिखर है वो तंजानिया में है। और यहीं पर इस पर मृत ज्वालामुखी है, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है तंजानिया का किलिमंजारो। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को आता होगा। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है इसे। तो वल्केनो, स्ट्राम्बोली, विसुवियस या एटना? तो स्ट्राम्बोली है दोस्तों, स्ट्राम्बोली। ठीक है, इटली के सिसिली के लेपोरी द्वीप में स्थित है ये। ठीक है, इटली के सिसिली के लेपोरी द्वीप पर स्थित है ये। और इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, क्योंकि धधकता रहता है और भूमध्य सागर चमकता रहता है उस चक्कर से। ठीक है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के लेपोरी द्वीप, सिसिली में लेपोरी द्वीप पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मैड्रिड प्रोटोकॉल इनमें से किससे संबंधित है? तो मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित? यहाँ पर है बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से, सांख्यिकीय संस्थानों से, शहरी विशिष्ट उद्यम से या चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से? तो जो भी चिन्ह होते हैं दोस्तों, चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था आपका 1991 ईस्वी में। और 1998 में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1998 में, याद रखेंगे, 98 में। ठीक है, 91 में मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था। चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण, जो भी चिन्ह होते हैं, ठीक है, उनके अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से हुआ था। ठीक है,
1991 में और 1998 में क्या हुआ था, ये लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। बेसल, जहां पर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है, निम्न में से किस देश में है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो बेसल है, इसकी जो स्थापना 1930 ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक है, 1930 में कर दी गई थी, यानी कि BIS, यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि कहां पर है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहां है? यह है ऑप्शन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, 1930 में इसकी स्थापना कर दी गई थी और ये अपने ये केंद्रीय बैंकों को ऋण देने की फैसिलिटी रखता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार क्या करती है? भारत रत्न, भारत पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 आपने सुना होगा दोस्तों कि उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, लेकिन सेना सेना हो गया और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां राज्य प्रदान कर सकता है। और जो ये भारत रत्न हो गया, ये पद्म विभूषण हो गया, ये सेना या सेवा के लिए ही दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 के तहत ही ये रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ उपाधियों का अंत भी किया गया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, उपाधियां देना और उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 18(1) में कि अगर किसी को भारत रत्न या पद्म विभूषण मिलता है तो वो अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय में भी ये नाम नहीं जोड़ सकता है। उसका नाम के आगे भारत रत्न, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कह सकते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहा जाएगा। ठीक है, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति का ये दायित्व बनता है कि वो इसकी जो सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को दे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है इसकी सूचना। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? तो न्यायाधीश, आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या बन जाता है? राष्ट्रपति का पद हासिल कर लेता है। तो वीवी गिरी के टाइम पर हुआ था ये। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से मुख्य न्यायाधीश किसे राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर न्यायाधीश M हिदायतुल्ला, न्यायाधीश PN भगवती, न्यायाधीश मोहरचंद महाजन, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यायाधीश M हिदायतुल्ला का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो इनको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला हुआ है दोस्तों। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त किया? तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त कर लिया था और उसके बाद राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन या वीवी गिरी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राधाकृष्णन को 1954 में पहली बार में ही क्या मिल गया था? भारत रत्न मिल गया था। और 1962 में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति बाद में बने और भारत रत्न पहले मिल गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका, राधा कृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न प्रदान कर दिया गया था दोस्तों। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? ठीक है, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म को प्रतिरोध, मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म को प्रतिषेध किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 23 में। ठीक है, और अनुच्छेद 23 आपका आता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। उसके बाद है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों व भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो ये है आपका दोस्तों अनुच्छेद 47 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 47 आपका क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, क्योंकि 36 से 51 तक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो केवल आपका क्या हो जाएगा?
केवल दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2। इस तरीके से आप लोग आपको अपना आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो मंत्री मंडल होता है, मंडल होता है, कैबिनेट, ठीक है, उसमें मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती लोकसभा के अध्यक्ष के। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है 90वां, 91वां, 92वां, 93वां। तो इसके लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह पारित किया गया था कि मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहेगा। ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन मंत्रियों के और इसके लिए तब चेंजेस किया गया था 75वें अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है, यानी कि एक नया राज्य बनाता है, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधित करना पड़ेगा? तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली अनुसूची आपने अगर पढ़ी होगी दोस्तों, उसमें यह लिखा गया है कि भारत, जैसा अभी 28 राज्य है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। ठीक है, तो 28 की जगह अगर एक नया राज्य बनता है तो 29 राज्य होंगे। तो 29 राज्य करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो यानी कि पहली अनुसूची में ही परिवर्तन करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ठीक है, तो प्रयास प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था राज्य को करनी होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि 343 से 351 में राजभाषा संबंधी बातें की गई है, और जिसमें कि 350 ए यानी कि 350 क में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। और अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि एनईपी 2020 है, यानी कि नई शिक्षा पॉलिसी जो आ रही है 2020 की, उसमें ये बात कही गई है कि जो आपकी जो शिक्षा है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको मातृभाषा में ही प्रदान किया जाना आवश्यक बात बताई गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 350 ए में ये बात कही गई है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में पर्याप्त या उपलब्ध कराई जाए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पहली अपनी पहल पर, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हो। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए परामर्शदात्री का कार्य करता है अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के लिए परामर्शदात्री का काम करता है। और राष्ट्रपति को परामर्श जब लेना होता है, अगर उसको कोई चीज जब भी लगता है वो तभी देगी परामर्श, अदरवाइज ऐसे नहीं देती है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा, जब भी ऐसी परामर्श के लिए कहता हो। जब भी राष्ट्रपति परामर्श के लिए कहेगा तभी जाकर के उनको परामर्श मिलेगा दोस्तों। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, तो 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। और वो आपको पता ही है दोस्तों 14 से 18 में समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में टोटल 5 अनुच्छेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो तब भी मुझे बताइएगा। आपको दिवाली की वंस अगेन बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आपका उज्जवल भविष्य हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत एंड वंस अगेन